नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां इस कार्यक्रम में हम खबरों को सच के साथ आपको बताते हैं, साझा करते हैं इस मंच से, और हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं तमाम रिपोर्टर्स उन खबरों को आपको समझाने के लिए। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार संसद में सुलगाई गई ई सिगरेट, जिसकी वजह से जुबानी तीर चले हैं, और आखिरकार ये जुबानी तीर क्यों चले और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे विस्तार के साथ न्यूज पंच में आज। और वहीं दूसरी प्रमुख खबर का अगर जिक्र किया जाए तो ये है एसआईआर पर एक बार फिर टीएमसी बीजेपी में तकरार है। ममता की फॉर्म ना भरने की जो धमकी है, आखिरकार कैसे वो एक मंच से दे रही है भड़काऊ भाषण, वो तमाम बातें भी हम करेंगे आपके साथ साझा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, और यहां पर हम विधायी कार्यों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त जमकर गूंज रहा है संसद में, क्योंकि बात है ई सिगरेट से जुड़ी हुई। सवाल ये किसने सुलगाई, संसद में इस पर बवाल हुआ, जुबानी तीर चले हैं और इस पर अब धुआंधार बहस है। इस पूरी खबर को विस्तार के साथ समझते हैं कि आखिरकार ई सिगरेट के इस संग्राम के पीछे वजह क्या रही, बड़ा सवाल क्या रहा, जानते हैं इस पूरी खबर को ग्राफिक्स के जरिए। तो आखिरकार संसद में ई सिगरेट पर संग्राम हुआ, लोकसभा में भी ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया इस तरह कि टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने के आरोप लगे गए और मुद्दे पर दिन भर तीखी बहस हुई। भाजपा सांसदों ने आरोपों का जहां समर्थन किया और यह कहा कि टीएमसी सांसद जो संसद के नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने भी अब सीसीटीवी की फुटेज को मंगवाया है और स्पीकर ओम बिरला ने अनुराग ठाकुर से यह कहा, बड़ी बात है कि आप लिखित में इस शिकायत को दीजिए, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्पीकर ने यह भी कहा कि संसद में ई सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का क्या कहना था और लोकसभा स्पीकर जो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। तो सिगरेट पीने पर जो ये नोकझोंक हुई है, इसे आपको समझाते हैं कि आखिरकार संसद में कुछ सांसद क्या कर रहे थे, जिस मुद्दे को अनुराग सिंह ठाकुर ने उठाया, जिसका संज्ञान जो है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा भी लिया गया। तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई। संसद में कुछ सांसद क्योंकि ई सिगरेट पी रहे थे और टीएमसी सांसद जो हैं वो ई सिगरेट के कश लगा रहे थे, और कश लगाते हुए जब वो टीएमसी सांसद सौगत रॉय दिखे संसद भवन परिसर में, वो सिगरेट पी रहे थे, तो दो केंद्रीय मंत्रियों ने सौगत रॉय से बातचीत भी की। साथ ही साथ गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर उन्हें टोका भी। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। आप संसद के बाहर का ये माहौल देख सकते हैं, वहां पर आप गिरिराज सिंह को देख सकते हैं, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे सौगत रॉय को टोका गया, सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट ना पीने की बात भी उनसे कही गई। और ये संसद के बाहर की तस्वीर है जहां पर वो कश लगाते हुए नजर आए। आइए तो बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने उठाया सदन के अंदर, ई सिगरेट, एक तो ई सिगरेट प्रतिबंधित है। सांसद अगर ई सिगरेट पिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने उठाया सदन के अंदर, ई सिगरेट, एक तो ई सिगरेट प्रतिबंधित है। सांसद अगर ई सिगरेट पिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने। और वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है।
ऐसे में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना है और सौगत राय का, क्योंकि सांसद है जिन पर यह आरोप लग रहा है, उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं। आप लोग को मैं नहीं जानता हूं, आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप जो दिखाना है आप दिखाइए, कोई असुविधा नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं। बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। चलिए, तो ये किस तरह से पलटवार करती हुई नजर आई टीएमसी, और वहीं आखिरकार ई सिगरेट, इस पूरे मामले को समझते हैं कि इस पर बैन क्यों है, और बैन है और अगर कोई पीता हुआ पकड़ा जाता है तो जुर्माना और सजा का क्या प्रावधान है, उसे भी आपको समझाते हैं। तो 2019 का अगर जिक्र किया जाए, उस साल से ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ई सिगरेट प्रतिषेध नियम की अगर बात की जाए, 2019 से लागू है। ई सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियां, गैर कानूनी निर्माण, बिक्री, वितरण, उसका इंपोर्ट, उस पर जो एडवर्टीजमेंट्स हैं यानी कि विज्ञापन, वो गैर कानूनी है। पहली बार अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाता है, साथ ही साथ 1 साल की जेल है। दोबारा उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल की जेल या फिर दोनों। यानी कि ई सिगरेट पर बैन के साथ साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। और इस पूरे मसले पर विस्तार के साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, वो एक गाना है फिल्म का, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर, लेकिन ये रील में अच्छा लगता है, रियल में नहीं। लेकिन कुछ ऐसे ही आचरण करते हुए देखे गए टीएमसी के सांसद संसद के गरिमापूर्ण मंदिर के बाहर। बिल्कुल निश्चित तौर पे आंचल संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को बेहद सुचारू कामकाज चल रहा था, और आपको पता है कि प्रश्नकाल सुबह 11 बजे प्रारंभ होता है, तो संसद में उस वक्त प्रारंभ में प्रश्नकाल चल रहा था। और ये घटना 11:11 की है, जब अनुराग सिंह ठाकुर जल मंत्रालय से अपना सवाल पूछ रहे थे और संबंधित जो मंत्री हैं CR पाटिल उस मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। तभी उनकी नजर अचानक ट्रेजरी बेंच के सामने वाली बेंच, यानी कि जो विपक्ष की बेंच है, उस पर जाती है। वहां पर एक सांसद ई सिगरेट का सेवन कर रहे थे और साथ में 2 और सांसद भी थे जो ई सिगरेट पी रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको सदन में रखा। अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पीकर से कहा, सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो स्पीकर ने उनको कहा कि आप सवाल मुझसे नहीं कर सकते, अपनी बात रख सकते। तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि सर मैं अपनी बात रखता हूं, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए यह बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे अपनी बात रखनी है। तो उन्होंने बताया कि क्या आपने लोकसभा में यह परमिशन दे दी है कि माननीय जो सांसद हैं वो अपनी सीट पर बैठकर ई सिगरेट का सेवन कर सकते हैं? तो लोकसभा स्पीकर ने बेहद ही गुस्से में कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। किसी भी सांसद को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह से ई सिगरेट का सेवन लोकसभा के अंदर करे। और इसके बाद ये मामला गरमाता रहा, और आपने देखा कल 11:11 से लेके तकरीबन 11:30 बजे तक प्रश्नकाल जब चल रहा था 12 तक, तो 11:30 बजे तक जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जो ट्रेजरी बेंच के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा मार्क किया। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा, आप मुझे इसकी लिखित शिकायत कीजिए तो मैं इस पर कोई वैधानिक कार्रवाई करूंगा, लेकिन यह पूरी तरह से बैन है। उसके बाद दूसरी घटनाक्रम में आपको बता दूं, इस पर लोकसभा जो सांसद है पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लिखित शिकायत दी है लोकसभा स्पीकर को, जिसमें सत्ता पक्ष के काफी सारे सांसदों ने हस्ताक्षर किए। और लोकसभा स्पीकर ने इसको तुरंत जो है गंभीर मामला बताया और सीसीटीवी फुटेज को मंगवा ली। और मैं आपको वो नाम भी बता देता हूं जिन सांसदों ने कल ई सिगरेट का सेवन किया था। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं कीर्ति आजाद, वो ई सिगरेट पी रहे थे। इसके अलावा 2 महिला सांसद थी, शताब्दी रॉय जो कि तीसरी बार की सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, वो सिगरेट पी रही थी। इसके अलावा टीएमसी की सांसद सयोनी घोष, वो पहली बार सांसद चुनकर आई हैं, वो ई सिगरेट पी रही थी। इस मामले की पुष्टि सीसीटीवी के आधार पर तय हो गई है। देखिए दूसरी एक और घटना आंचल, जब ई सिगरेट का मामला पूरे संसद भवन परिसर में रौंद रहा था, बुरी तरह से लोग चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में टीएमसी के और वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय, जब मैं पार्लियामेंट कैंपस में था, यह घटना है करीब 4:30 की,
सौगत राय खुलेआम मकर द्वार और जो संविधान सदन है, जो पुराना संसद भवन है, उसके बीच की लॉबी में खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। हमने जब देखा तो हमने मोबाइल से वीडियो बनाए। उसके बाद उतनी देर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत का आना होता है। हमने गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा, क्या सर नियम बदल गए हैं क्या संसद के? क्योंकि हमें ये पता है एज ए संसदीय पत्रकार के तौर पे, मैं पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूं कि नो जोन स्मोकिंग है, नो स्मोकिंग जोन है संसद भवन परिसर। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। और आज तो मर्यादाएं तार तार होते हुए बच गई, स्पीकर ने बचा लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अमरेंद्र, क्योंकि वो नो स्मोकिंग जोन है, तो ऐसे में संसद की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो अब क्या कहती है? कैसे नियमों के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से इसका संज्ञान लोकसभा स्पीकर ने भी लिया है? निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी घटना है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में सिगरेट की घटनाएं दो होती हैं। एक संसद भवन के अंदर जब लोकसभा चल रहा है उस टाइम ई सिगरेट पीते हुए 3 सांसद पकड़े जाते हैं। उसके अलावा उसी पार्टी के यानी कि टीएमसी के एक सांसद खुलेआम धुएं का छल्ला उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं। इसमें देखिए जो संसदीय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई है, इसमें कार्रवाई जो है जिस संसद भवन में हुई है, यानी कि जिस भी सदन में हुई है, तो उस सदन के स्पीकर को ये राइट होता है कि उस पर ये कार्रवाई करें। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहला ये है कि वो सार्वजनिक तौर पर उस सांसद को कहें कि आप सदन से माफी मांगिए, क्योंकि ये आचरण जो है संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और अगर ये मामला और गंभीर होता है तो लोकसभा स्पीकर इसकी जांच के लिए इस पूरे मसले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज देते हैं। और प्रिविलेज कमेटी का ये दायित्व होता है कि किसी भी तरह से संसद या संसद भवन में जुड़े हुए लोगों की कोई जो आचरण है वो तो कहीं गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रिविलेज कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के जो लोग हैं इस मामले की जांच करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा स्पीकर ने गंभीर तौर पर सीसीटीवी फुटेज मंगवा के और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो ये अगर मामला प्रिविलेज कमेटी को जाता है और उठता है अमरेंद्र, क्योंकि जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं जब सत्र शुरू होते हैं कि सांसदों का आचरण, और ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आते हैं उन पर और जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को ना निभाते हुए नजर आए टीएमसी के तमाम, जिसमें वरिष्ठ सांसद तो है ही और साथ ही साथ जिन नए सांसदों का जिक्र आपने किया। देखिए आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सत्र से पहले संबोधन में अपने आप को ये बताते हैं कि संसद है संवाद के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों से आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस बड़ी लोकतंत्र के मंदिर में जाके जनता के मुद्दों पे आपको आवाज देनी चाहिए, वो सवाल करने चाहिए। और इस बार भी शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चर्चा और संवाद के लिए लोकतंत्र का मंदिर बना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा और संवाद देखा जाएगा। और हालांकि चर्चा और संवाद का जो स्तर है, इस 2 दिन को अगर छोड़ दें स्टार्टिंग के, तो बहुत अच्छा गया, जिसमें कई सारे विधेयकों पे बात हुई। आपने देखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ चुनावी सुधार और पारदर्शिता पर बात हुई, वंदे मातरम पर चर्चा की गई, और कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा था। तो ऐसे में देखिए प्रिविलेज कमेटी, एक चीज और आंचल में बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों देखा होगा कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा सीनियर एमपी हैं, कैश फॉर क्वेरी का मामला आया उनके सामने, संसद में यह बात आई कि वो पैसे लेके सवाल कर रहे हैं, गंभीर आरोप था। उसके बाद इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया। प्रिविलेज कमेटी ने महुआ मोइत्रा को विशेषाधिकार नोटिस दिया इस बात के लिए। और एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस वक्त सिर्फ सांसद थे, 2023 में लंदन जाते हैं, लंदन में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे सवाल करते हैं। उसके बाद जब ये सवाल लोकसभा में जाता है तो राहुल गांधी पे कई सारे सवाल उठते हैं, मामला प्रिविलेज कमेटी को जाता है। प्रिविलेज कमेटी इस पर राहुल गांधी को सख्त टिप्पणी देते हुए आगे से इस तरह की घटना न करने के लिए हिदायत देती है। तो इस मामले में भी अगर यह मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है तो प्रिविलेज कमेटी या तो यानी कि लोकसभा स्पीकर जो है सदन में माफी मांगने के लिए बोलेंगे, या फिर उनको अस्थायी तौर पर सदन से बाहर कर दिया जाएगा, सदन की कुछ कार्रवाइयों से। एक ये प्रावधान है और दंडात्मक कार्रवाई भी है। अमरेंद्र, क्या इस तरह का जो ई सिगरेट का मामला है, इस तरह का कोई मामला पहले भी जब हम संसद के तमाम सत्रों को अगर देखें तो इतिहास में हुआ, और अगर हुआ है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी? देखिए आंचल, मैं पिछले 12 सालों से संसद को बहुत करीबी से देख रहा हूं। मैं 2016 का एक मामला बताता हूं, जिस समय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी के तत्कालीन सांसद भगवंत मान उस वक्त अपनी सीट पर आते हैं और उन्हीं की पार्टी के
प्रेमचंद चंदू माजरा। अचानक क्वेश्चन आ रही चल रहा था, यही समय था 11 से 12 के बीच का प्रश्नकाल चल रहा था। चंदू माजरा अचानक अपनी सीट से खड़े होते हैं और स्पीकर का आह्वान करते हैं कि मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं। स्पीकर ने बोला क्या वजह है, तो उन्होंने बोला कि मेरे जो सहयोगी सांसद हैं उनके मुंह से स्मेल आ रही है, उन्होंने शराब का सेवन किया है और ये मामला गंभीर था। उसके बाद इस मामले पे भी स्पीकर ने तुरंत कार्रवाई करी और उस संबंधित सांसद को तुरंत तत्काल प्रभाव से डांटा और उसके बाद बोला अगर आगे से ये हुई तो मैं आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। तो ये देखिए चेयर का ये फैसला चेयर का होता है, जो लोकसभा स्पीकर या सदन पे जो चेयर पे बैठे हैं उनके विवेक पे ये फैसला होता है। तो इस तरह की कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं। हालांकि ई सिगरेट का मामला पहली बार ऐसा आया है और संसद में देखिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है संसद भवन कैंपस में। जब आप प्रवेश करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई गैजेट नहीं लेके जा सकते, पेन ड्राइव नहीं लेके जा सकते। क्या सांसदों पे नियम नहीं लागू होता है? चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आंचल चाहे सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो सांसद हो। और यही बात है कि अब आज भी हम देखेंगे कि 11 बजे जब संसद शुरू होगी तो क्या ये मुद्दा फिर से एक बार संसद में गूंजेगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन क्यों आखिरकार पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए डबल ट्रबल है, इस पर करेंगे चर्चा। रुख करते हैं एक छोटी सी ब्रेक का। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो हो जाए वो थोड़ा है। एसआईआर पर फिर तकरार है और टीएमसी बीजेपी आर पार, क्योंकि एसआईआर पर ममता ने, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, बड़े फिल्मी स्टाइल में धमकी दी है। आखिरकार ये धमकी किस तरह से भड़काऊ भाषण के रूप में कृष्णा नगर के मंच से दी गई, महिलाओं की लामबंदी क्यों की गई एसआईआर के खिलाफ, आइए आपको समझाते हैं हम हमारी खबर के जरिए। तो एसआईआर पर किस तरह से ममता सरकार का डबल स्टैंडर्ड सामने आया। किया जा रहा है वो संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे में एसआईआर पर सीओ का जो स्पष्टीकरण है उसे भी आपके साथ साझा करते हैं कि आखिरकार जो ये तमाम कदम वहां पर चुनाव आयोग उठा रहा है ये किस तरह से है। तो सीओ का स्पष्टीकरण ये कहता है कि राष्ट्रीय चुनाव कानून की धारा 4D का हवाला ये है कि न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित लोग फ्लैग्ड मतदाता है और क्योंकि ममता बनर्जी सीएम है वो फ्लैग्ड मतदाता के रूप में अंकित है। सामान्य मतदाताओं को नहीं मिलता ये सुरक्षा कवच, यानी कि चाहे अगर उन्हें फॉर्म भरना है वो फ्लैग्ड मतदाता की श्रेणी में आती है और उन्हें फॉर्म भरना होगा। लेकिन जो मसौदा तैयार किया गया, जो मतदाता सूची तैयार की गई, जो सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि ऐसे कई मतदाता हैं जिनके नाम जब मैपिंग की गई तो उस सूची से हटाए गए। यही तो है ना एसआईआर का मुद्दा कि कैसे आप जो तमाम अशुद्धियां हैं चुनावी प्रक्रिया में उसे हटाया जाए। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार कितने लोगों के नाम जो हैं वो हटाए गए। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एसआईआर पर जो ये स्पष्टीकरण आया, सामान्य मतदाताओं को ये सुरक्षा कवच नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वो फ्लैग हैं और उनका नाम इसमें अंकित है। तो आइए अब आपको बताते हैं कितने नाम हटे। तो जिनको जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जो मृत हैं वो 24 लाख हैं, उनका नाम हटा। लापता जो लोग हैं वो 12 लाख बताए जा रहे हैं। स्थानांतरित जो हैं, जो छोड़कर चले गए, वो 19,93,000 के आसपास है। डुप्लीकेशन अगर देखी जाए तो वो भी 1,37,000 के पास है। और अन्य को अगर जोड़ा जाए वो 58, यानी कि 58 लाख जो
मतदाता हैं उनके नाम हटे हैं। और ऐसे में ममता सरकार के काम करने के रवैये पर बहुत सवाल उठते हैं। ऐसे बहुत से सवाल जो वोट बैंक की राजनीति से परे हैं और इनका जवाब, क्योंकि वो इस सूबे की मुख्यमंत्री साहिबा हैं, जवाब देना जरूरी है। और सवाल ये कि कैसे जो उज्जैनी है और सेल्फ मैपिंग पर सवालिया निशान है। तमाम जो विसंगतियां हैं उसके चलते सीईओ का जो कार्यालय है उसे संदेह हुआ और पुजैनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से क्या पता लगा कि बेटे की आयु बाप से भी ज्यादा है और ऐसा दस्तावेज जिसमें ये गंभीर विसंगतियां कई जगह पाई गई। मतदाताओं के पते जो थे वो अशुद्ध थे। एक ही मतदाता का जो पता है वो अलग अलग जिले में पाया गया। ये कैसे पता लगा? इस विसंगति को हम कैसे नैब कर पाए? कैसे इसमें हम इस जो किला है ममता बनर्जी का, जिसमें वोट बैंक की राजनीति फल फूल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं स्वेन लगाई है चुनाव आयोग ने, क्योंकि पता चला कि आखिरकार ये विसंगतियां कैसे हैं। और आप देखिए कि रिश्तेदारों को गलत रूप से दर्ज करवा रहे हैं मतदाता ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो जा पाए। ऐसे में वो कहते रहे कि जनाब आली कुछ खफा खफा से नजर आते हैं मुझसे, और कुछ ऐसा ही हाल ममता सरकार का है। अब सीधी सी बात है, आपके मतलब की बात नहीं हो रही तो आप नाराज हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर आपके मतलब की बात जब तक नहीं होती है तो आप खफा हो जाते हैं। खफा लग रही हैं इलेक्शन कमीशन से ममता बनर्जी। बहुमंजिला इमारतों में बूथ सर्वेक्षण से भी नाराजगी है और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो इस फैसले का विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर विस्तार के साथ सौरभ दत्ता जो हैं वो जुड़ गए हैं। तो सौरभ, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की बौखलाहट ये दर्शा रही है कि हर मुद्दे को जो कि एसआईआर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हम बहुमंजिला इमारतों में सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं या जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को निभाया जा रहा है, उससे वो कहीं ना कहीं खफा है। चलिए देखिए, अब तक हमने हमारे दर्शकों को जो जो फिगर्स दिखाए बंगाल के रिलेशन में, उनमें एक बात साफ है कि 58 लाख जो वोटर्स है उनका नाम कट जाने की संभावना है। इसके साथ प्रोजेनी मैपिंग के जो फिगर है वो शक के दायरे में है, काफी सारे केस स्टडीज है उसके हिसाब से। और इसके बाद आप 7 करोड़ 66 लाख वोटर है बंगाल के, अगर 58 लाख अगर उनका नाम संभावना काट जाएगी, और यहाँ पे प्रोजेनी मैपिंग में जो फिगर है जो 50% वोटर है यहाँ का, वहाँ प्रोजेनी मैपिंग के अंदर आता है। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि 100% वोटर्स में 50% के वोटर्स ऐसे हैं जिनके 2002 में कोई अपना नाम नहीं है, इसलिए उनको या तो पिता या फिर माता या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर काका, इनका सब नाम देना पड़ा। अभी यहाँ पे चुनाव आयोग का यही यहाँ पे शक जाके सुई अटक गई है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा युवा वोटर है, अगर इस हिसाब से चले तो वो स्कैन कर रहे हैं। और इसमें अनमैप जो है, जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, वो फिगर है 30 लाख, जिनको हियरिंग में बुलाया जा सकता है, ऐसा फिगर है। और ये सारे चलते जब इस सारे मामले को सुलझाने के लिए निर्वाचन सदन से 20 ऑब्जर्वर का एक टीम भेजा गया, वो अपने काम कर रहे हैं, जोन के हिसाब से काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को 5 डिवीजन में बांटा गया है, उस हर जोन के लिए एक ऑब्जर्वर है, इसके अलावा और 12 है, उसके ऊपर और एक ऑब्जर्वर है। ये जब सारे काम कर रहे हैं, कल कृष्णनगर में सीएम ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहा कि एक खबर मैंने सुनी है, पता नहीं सच है या नहीं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी दादी दादा के नाम दिए हैं उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और उनके नाम रद्द कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो धरना शुरू हो जाएगा। अब आप समझिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ऑब्जर्वर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक इंडिकेशन आ रहा है, उधर सीएम ये बातें ऐसा तो नहीं है सौरभ, क्योंकि शायद पश्चिम बंगाल में कानूनी प्रक्रिया से कभी काम हुआ ही नहीं है, और क्योंकि अब वो कानूनी प्रक्रिया से काम हो रहा है, और खास तौर पे जिन पॉइंट्स का जिक्र आपने किया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि और जिन महिलाओं को वो लामबंद कर रही हैं उनसे औजार उठाने का आह्वान किया जा रहा है। तो गुंडागर्दी का अगर हम देखें, ये साफ तौर पर साक्ष्य खुद वो पेश करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, सीएम की ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो जब ये बातें बोल रही है तब इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक राज्य का सीएम ऐसी बात कर रही है।
जो ऑफिसर्स है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक गवर्नमेंट की सीएम है, वो सारे बंगाल की जनता की सीएम है। वो जितना सीएम बीजेपी का है उतना ही सीएम टीएमसी का है। वो जितना सीएम अपने कार्यकर्ताओं का है, अपने सपोर्टर्स के है, उतना ही सीएम वो अपने ऑफिसर्स के भी हैं। आप अगर ऐसे कहेंगे कि अगर महिलाएं सामने आइए, रसोई का जो सामान है वो हाथ में लीजिए, और आपने क्या देखा आंचल जी, कल जब वो बात बोल रही थी तभी तो हमने देखा फलता में वहां पे जो रोल ऑब्जर्वर है सी मुरुगन, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि वो अपना काम करके आए हैं, लेकिन विरोध का तो सामना हुआ। एवं बाकी वो जो कह रहे हैं वही तस्वीर सामने आई है, वही तस्वीर सामने है, महिलाएं सामने है। वो लोग अब क्या कह रहे हैं कि आवास का घर हमें नहीं मिला। क्या आवास का घर क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे घोटाला का मामला हुआ है। जो नाम उठा है वो आम आदमी बोले हैं कि हमें आवास का योजना का सुफल मिलना चाहिए। बड़ा सवाल तो यही है ना सौरभ, कि क्योंकि वहां पर इस विसंगतियों का सच जो है वो उजागर हुआ, और ऐसे में ये पता चल पाया कि जिन लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि ये विसंगतियां जो थी वो वोटर लिस्ट में सामने थी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आगे भी लगातार इस पूरी खबर पर आपसे अलग अलग बुलेटिन्स में चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही। 2 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।